Hello everyone, welcome to Alpha Learning. My name is Anup Kumar Verma. Today I am here to explain you one of the best topic of environment engineering, that is breakpoint chlorination. So let us start. So as we know, the first question arises why we need breakpoint chlorination dose. So the answer is कि मान लो जो क्लोरीनेशन का डोज हमें चाहिए होता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन पे, उसे हम ऐसे कह सकते हैं कि डोज रिक्वायर्ड ऑफ क्लोरीन विच कैन completely रिमूव impurities प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, तो जैसे एक मान लो टैंकर है। ठीक है, पानी इसमें भरा हुआ है, साथ साथ में इसमें और क्या क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, और साथ में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, और क्या होगा इसमें, मिनरल्स होंगे। ठीक है, अब हमें वाटर, प्योर वाटर चाहिए, मतलब जो फिट फॉर ड्रिंकिंग हो। तो हम इस वाटर को ट्रीट करने के लिए हम लोग इसमें क्लोरीन मिलाते हैं। क्लोरीन ऐड किया, तो एक कॉन्सेप्ट देखना, जब क्लोरीन ऐड होता है वाटर में तो पहले रिएक्ट करता है अमोनिया से और रिएक्ट करता है वाटर से। अमोनिया से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमोनिया से जब वो रिएक्ट करता है तो बनाता है कंबाइंड क्लोरीन। वाटर से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फ्री क्लोरीन। ठीक है, अगर मान लो अमोनिया प्रेजेंट नहीं है वाटर में तो एक ड्रॉबैक मिलेगा, क्या, जो अमोनिया की वजह से कंबाइंड क्लोरीन रहती है ना, वो हमें सेफगार्ड करती है फ्यूचर रिकंटेमिनेशन से। तो अगर मान लो अमोनिया नहीं है वाटर में तो हम आर्टिफिशियली इसको ऐड करेंगे वाटर में। ठीक, और एक और चीज, जो फ्री क्लोरीन होती है, ये फ्री क्लोरीन बनी थी यहाँ पे, वो कंबाइन बनी थी। जो फ्री क्लोरीन होती है, फ्री क्लोरीन is 25 times more reactive than combined chlorine। ठीक, तो जब क्लोरीन पानी में ऐड होगा तो दो फॉर्म में होगा, फ्री एंड कंबाइन, फ्री प्लस कंबाइन, फ्री प्लस कंबाइन। ठीक, तो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिएक्ट करेगा, मिनरल से रिएक्ट करेगा और ऑर्गेनिक मैटर से रिएक्ट करेगा। तो जो ब्रेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो एक ग्राफ समझते हैं, जो कि ग्राफ मैंने बना रखा है यहाँ पे, रेजिडुअल क्लोरीन और अप्लाइड क्लोरीन के बीच में। इस ग्राफ को मैंने डिवाइड किया है 4 फेजेस में, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो एक एक करके उठाते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। ठीक, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। और साइड में हम लोग ये लिख लेते हैं, अप्लाइड क्लोरीन, क्लोरीन डिमांड, रेजिडुअल क्लोरीन। ठीक है, तो फेज 1 में क्या होता है, जैसे ही क्लोरीन में मिलता है तो वो रिएक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और मिनरल से, और मिनरल्स को वो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जब मिनरल्स ऑक्सीडाइज होंगे, मान लो 10 मिलीग्राम पर लीटर की हमने क्लोरीन मिलाई, तो शुरुआत में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मिनरल दोनों ऑक्सीडाइज होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत में हमारे पास क्लोरीन डिमांड ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास रेजिडुअल क्लोरीन कम मिलेगी। जैसे अप्लाइड क्लोरीन इक्वल टू, सॉरी,
रेजिडुअल क्लोरीन इक्वल टू अप्लाइड क्लोरीन माइनस क्लोरीन डिमांड। तो अगर शुरू में क्लोरीन डिमांड ज्यादा होगी तो अप्लाइड रेजिडुअल क्लोरीन कब मिलेगी। तो मान लो शुरू में क्लोरीन डिमांड है हमारे पास 9.4, तो रेसिड्यू कितना बचा 0.6। अच्छा, जो फ्री क्लोरीन है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी। और जो ये 0.6 बची है क्लोरीन, वो किस फॉर्म में है, वो कंबाइंड फॉर्म में है। और जो रेजिडुअल क्लोरीन हमें ग्राफ में, जो ये ग्राफ है इसमें जो रेजिडुअल क्लोरीन हमें कौन कौन सी चीज बताती है, वो हमें वाई कोऑर्डिनेट बताता है। तो हम फेज वन में देखेंगे, देखते हैं फेज वन में देखेंगे हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट कहीं पे भी है वो कम है एज कंपेयर टू फेज टू फेज थ्री, है ना। तो यहाँ फेज वन में क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरीन रेसिडुअल बाय रिड्यूसिंग कंपाउंड। अच्छा, रिड्यूसिंग कंपाउंड मतलब जब क्लोरीन हमारा ऑक्सीडाइज करता है आयरन मैग्नीज को, तो आयरन मैग्नीज क्या हुए, वो रिड्यूसिंग कंपाउंड हुए। ठीक है, अब आता है हमारा फेज टू। तो फेज वन में तो आयरन मैग्नीज और मिनरल्स और हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन हो गया, है ना। अब क्या होता है फेज टू में हमारा, एज कंपेयर टू फेज वन, जो हमारी क्लोरीन डिमांड है बहुत कम निकल के आती है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने फेज टू में भी 10 मिलीग्राम क्लोरीन ऐड करी, तो उसमें जो क्लोरीन डिमांड आएगी मान लो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर है। तो अब हमारी रेजिडुअल क्लोरीन कितनी बचेगी, वो बचेगी 9.7। अच्छा, ये किस फॉर्म में होगी, ये भी हमारी किस फॉर्म में होगी, ये हमारी कंबाइंड फॉर्म में होगी, कंबाइंड रेजिडुअल। तो हमारा जो सेकंड में क्या होगा, सेकंड में होगा फॉर्मेशन ऑफ, अब कि कुछ बचा तो है नहीं, तो डायरेक्ट क्लोरीन रिएक्ट करेगी और क्लोरामीन्स बनाएगी, और ये तो सेकेंड फेज में ये होगा कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन्स एंड क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, और सेकेंड फेज में कभी भी ऐसा होगा नहीं, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारा जो वो क्लोरीन अप्लाइड क्लोरीन है वो बराबर हो जाए रेजिडुअल क्लोरीन के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो थीटा हमारा होगा वो हमेशा लेस होगा 45 डिग्री से। ठीक, एक केस मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो कोई भी ऐसा केस हुआ जहां पे थीटा हो गया 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री का क्या मतलब हुआ, टेन थीटा टेन 45 इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये y बाई एक्स है तो y इक्वल टू एक्स, मतलब हमारे केस में अप्लाइड क्लोरीन बराबर हो जाए रेजिडुअल क्लोरीन के। अगर अप्लाइड क्लोरीन बराबर है रेजिडुअल क्लोरीन के, तो उस केस में हमारे पास जो डिमांड आएगी क्लोरीन डिमांड वो जीरो आएगी। तो अगर मान लो एक इमेजिनरी लाइन मैं आपको इसके इसके लिए बना के दिखा रहा हूं, जो बनाई हुई है, ये मान लो हमारा थीटा यहाँ पे 45 डिग्री है, तो जो लाइन होगी उसे क्या करेंगे, जी, जीरो क्लोरीन डिमांड लाइन। ठीक है, अब हम मूव करते हैं फेज थ्री पे। फेज थ्री कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है। फेज थ्री स्टार्ट होता है पॉइंट सी से। अच्छा, तो हमें पता कैसे चलेगा फेज थ्री स्टार्ट हो रहा है, जब भी हमारे पानी से बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर स्टार्ट हो गया है, डिकम्पोजिशन उसका होना स्टार्ट हो गया है। तो अच्छा, जब जब हमारा फेज टू आएगा, फेज थ्री आएगा, तो ऑर्गेनिक मैटर है डिकम्पोज करना है, तो उसमें जो हमारी क्लोरीन डिमांड है बहुत ज्यादा होगी। तो मान लो हमने 10 मिलीग्राम पर लीटर की क्लोरीन फिर ऐड करी। ठीक है, लेकिन इस बार क्लोरीन डिमांड निकल के आई 85। अब इसको कैसे बैलेंस होगा, ये कैसे बैलेंस होगा, तो देखो जरा एक मिनट, इसी पे बता देता हूँ क्या। हमारे पास जो 10 हमने ऐड करी,
हमें नीड कितने की है 85, तो 10 ऐड होते ही एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो 85 माइनस 10। अब क्लोरीन डिमांड है 75 की। अब इसको कैसे कंपनसेट करेंगे? तो जो हमारा वाटर की इंट्रोपी होती है वो कन्वर्ट कर देती है। जैसे मान लो आपको बताया ही अभी कि फ्री क्लोरीन 25 टाइम्स मोर रिएक्टिव होता है कंबाइंड रेसिडुअल के। तो हमारे जो प्रीवियस केस हैं ये दोनों, तो जो कंबाइंड रेसिडुअल हमारे पास प्रीवियसली कितना बचा हुआ है 9.7 प्लस 0.6 10.3 बचा हुआ है। तो इससे ये क्या करेगा 3 यूनिट्स की कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन को कन्वर्ट करा देगा वाटर की इंट्रोपी 3 फ्री रेसिडुअल में, जो कि किसके बराबर है 25 टाइम्स ऑफ कंबाइंड रेसिडुअल। तो 10.3 में से कितना यूज हो गया 3, क्योंकि ये बराबर है नियरली इक्वल टू 75। तो हमारे पास अब जो क्लोरीन लेफ्ट है आफ्टर द फेज 3 वो कितनी बचेगी 7.3, और वो किस फॉर्म में है ये भी हमारी कंबाइंड रेसिडुअल के फॉर्म में है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब जब हमारा पॉइंट डी आता है, जब फेज 3 खत्म होगा तो हमें कब पता चलेगा जब बैड स्मेल आना बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारा वो ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली डिकम्पोज हो चुका है। अच्छा, फिर और जो हमने जो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने ये कंबाइंड रेसिडुअल हमारा जो 10.3 था वो कम हुआ है और होके 7.3 बचा है। ये हमें कैसे इंडिकेट करेंगे पता चलेगा, तो देखो जब हमारा पॉइंट फेज 1 और फेज 2 में जब पॉइंट सी पर थे तो हमारे पास टोटल जो वाई कोऑर्डिनेट थी वो कंबाइंड रेसिडुअल की थी, कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन की थी। ठीक है, अब जब सी से डी आ रहे हैं तो वाई ऑर्डिनेट में डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कंबाइंड रेसिडुअल जो हमारे पास पहले था वो डिक्रीज हुआ है। और वो कितना डिक्रीज हुआ है इस एरो से मैंने शो कर रखा है, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन, ये इतना अमाउंट डिक्रीज हुआ है यहां से यहां तक। अच्छा, पॉइंट डी पे आ गए, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर भी पूरा डिकम्पोज हो गया। अब एक चीज बताओ, इसके बाद हमें क्या जरूरत है क्लोरीन ऐड करने की? इसके बाद जरूरत है क्लोरीन ऐड करने की? नहीं जरूरत है। पर मान लो फ्यूचर में जब हम पाइप्स के थ्रू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या किसी सोसाइटी में सेंड करेंगे पानी, तो मान लो अगर कभी भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए या कोई ऑर्गेनिक मैटर आगे आ गया कहीं, तो उसको कैसे हम लोग कंपनसेट करेंगे? तो हमारी गाइडलाइंस ये कहती है कि 0.2 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ फ्री रेजिडुअल फ्री क्लोरीन should be provided for future for safeguarding against future recontamination। ठीक है, तो जब हम फेज 4 में हम जो क्लोरीन मिलाएंगे, मान लो हमने 10 मिलीग्राम पर लीटर की मिला दी, तो अब हमारी क्लोरीन डिमांड क्या है 0 है। तो यहाँ पे जब क्लोरीन टोटल बचेगी वो कितनी होगी, वो 10 तो ये होगी जो फ्री है पूरी। ठीक है, फ्री क्लोरीन, यहां से क्या होगा जो हमारी क्लोरीन होगी फ्री होगी, ब्रेक फ्री फ्रॉम वाटर होगी, है ना।
और जो ये 7.3 पहले का बचा हुआ था, तो पहले की ये CR है, ये फ्री रेजिडुअल है, तो टोटल हमारी कितनी हो गई 17.3। अच्छा तुम ये पूछोगे कि सर ये 10 जो है यहाँ पे, ये पूरी फ्री रेजिडुअल कैसे है? तो जो हमारा कंबाइंड रेजिडुअल कब बनता है, जब अमोनिया प्रेजेंट होती है और डी पॉइंट तक आते आते सारी अमोनिया कंज्यूम हो चुकी है। तो इसलिए जो हम लोग 10 आफ्टर पॉइंट डी जो 10 यूनिट्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा फ्री क्लोरीन के फॉर्म में हमें मिलेगा। और जो पुराना बचा हुआ है फेज 3 में 7.3, वो कंबाइंड रेजिडुअल होगा। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, जो ये पोर्शन है, ये आफ्टर फेज 3 के बारे में बाद में जो कंबाइंड रेजिडुअल लेफ्ट है। डी के बाद में जो है वो पूरा फ्री रेजिडुअल है, और यहाँ पे क्लोरीन डिमांड 0 है, मतलब कि हमारा थीटा 45 है, मतलब अप्लाइड क्लोरीन जो है बराबर है रेजिडुअल क्लोरीन के, और जो यहाँ पे वो है फ्री रेजिडुअल। ठीक। So this is the concept of breakpoint chlorination. So thank you so much, and always connect with Alpha Learning. Thank you.